क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान हर वक़्त ये समझे कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन उसकी जॉब, उसकी पर्सनैलिटी और उसकी डेली लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो? आज हम समझेंगे डिल्यूज़नल डिसऑर्डर को, जो स्किज़ोफ्रेनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल माइंड ब्रांच। आज से हमारी स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, फर्स्ट डिसऑर्डर है डिल्यूजनल डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर का। इसको हम इन डेप्थ क्लियर करेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, उसके रिस्क फैक्टर, उसकी साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, तो सब आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम डिल्यूजन डिसऑर्डर की डेफिनेशन के साथ। डिल्यूजन डिसऑर्डर इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर, एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन को वन से ज़्यादा नॉन बिजार डिल्यूजन्स होती हैं, लास्टिंग एटलीस्ट 1 मंथ तक। इसके अंदर कोई भी और प्रोमिनेंट सिम्टम स्किज़ोफ्रेनिया का प्रेजेंट नहीं होता। द पर्सन में अदरवाइज फंक्शन नॉर्मली एंड नॉट हैव एनी अनयूजुअल बिहेवियर। इसमें जो पर्सन है वो अपनी नॉर्मल डेली फंक्शनिंग कर सकता है और कभी कभी उसके बिहेवियर से पता नहीं चलता कि उसको डिल्यूजन्स हो रही है या नहीं। डिल्यूजन्स होती क्या है? डिल्यूजन्स हमारी एक ऐसी फर्म फॉल्स बिलीव्स होते हैं जिसका रियलिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। जैसे कि ये मान लेना कि दे आर ट्राइंग टू हार्म मी, लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आई हैव अ स्पेशल मिशन और टैलेंट नो वन एल्स हैज़, मेरा कोई इस दुनिया में एक स्पेशल मिशन है या मेरे अंदर कोई एक ऐसा टैलेंट है जो किसी और में नहीं है। दैट पर्सन इज इन लव विद मी, आई हैव अ सीरियस इलनेस दैट डॉक्टर कैन नॉट फिक्स, के मुझे या तो कोई ऐसी सीरियस बीमारी है जिसको डॉक्टर फाइंड नहीं कर सक रहे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द DSM-5 तो इसमें हमारे पास 5 क्राइटेरियाज आ जाते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया में कहता है कि द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर डिल्यूजन्स फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, के 1 मंथ तक आपके अंदर वन या वन से ज़्यादा टाइप ऑफ डिल्यूजन प्रेजेंट होनी चाहिए। क्राइटेरिया फॉर स्किज़ोफ्रेनिया हैव नेवर बीन मेट, कि जो स्किज़ोफ्रेनिया का क्राइटेरिया है वो अभी तक मेट नहीं होना चाहिए। Apart from the impact of delusions, functioning is not markedly impaired and behavior is not obviously odd or bizarre। कि आपको डिल्यूजन्स होने के बावजूद भी आपकी जो फंक्शनिंग है वो इतनी इम्पेयर्ड नहीं हुई और आपके जो बिहेवियर हैं वो इतने और जो बिजार नहीं हैं। क्राइटेरिया डी हमें कहता है इफ़ मूड एपिसोड हैज़ अकर्ड दे हैव बीन ब्रीफ रिलेटिव टू द ड्यूरेशन ऑफ डिल्यूजन पीरियड्स, कि अगर आपके मूड एपिसोड्स आ रहे हैं उसमें तो आपके वो उसकी ड्यूरेशन डिल्यूजनल पीरियड से कम होनी चाहिए। डिस्टर्बेंस जो आपकी आ रही है वो किसी और साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से, जैसे कि सब्सटेंस हो गया या मेडिकल कंडीशन हो गया, उसकी वजह से नहीं आना चाहिए। तो ये हमारे पास इसके 5 डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है द टाइप्स ऑफ डिल्यूजन्स, कि कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं। डिल्यूजन्स क्या था? हमारे फॉल्स बिलीफ के जो कि हमने बनाए हुए हैं किसी चीज़ को लेके जिसका रियलिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो फर्स्ट टाइप है परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डिल्यूजन, बिलीफ दैट वन इज बीइंग हरास्ड, कि उसको हरास किया जा रहा है, उससे फॉलो किया जा रहा है, उस पर नज़र रखी जा रही है या उसको चीट किया जा रहा है या कोई उसके खिलाफ कॉन्स्पायर कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी हैं ये परसिक्यूटरी में आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रैंडियोस, बिलीव दैट वन हैज़ स्पेशल पावर, कि उस ऐसा यकीन रखना कि मेरे पास कोई स्पेशल पावर्स हैं, मेरे पास कोई ग्रेट टैलेंट है, मेरे पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, दौलत है, फेम है, सुपीरियर आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जेलस डिल्यूजन्स, बिलीव दैट वंस पार्टनर इज अनफेथफुल विदाउट एनी सफिशिएंट, आपके पास एविडेंस नहीं है बट आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपके साथ अनफेथफुल है। नेक्स्ट आ जाता है एरोटोमेनिक delusions, believe that another person usually of higher status is in love with you, कि एक ऐसा इंसान जिसका स्टेटस बहुत हाई है वो है is in love with you। तो ये एरोटोमेनिक आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आता है सिमेटिक डिल्यूजन्स, बिलीव दैट वन हैज़ अ फिजिकल डिफेक्ट, इलनेस और मेडिकल कंडीशन,
कि आपके अंदर या तो कोई फिजिकल डिफेक्ट है, या आपको कोई बीमारी है, या ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि आपको डॉक्टर जो है वो टेस्ट नहीं कर पा रहा। इसके लिए आपको बार बार जो है मेडिकल रीअश्योरेंस भी दी जा रही है, बट स्टिल आप कह रहे हो कि नहीं, मेरे अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है। मिक्स्ड डिल्यूजन, प्रेजेंस ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ डिल्यूजन्स एट अ सेम टाइम, कि अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी दो या दो से ज़्यादा टाइप्स आ जाए तो उसको हम मिक्स्ड डिल्यूजन्स कहते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस, दोनों मिलते जुलते लफ्ज़ हैं बट इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस में फ़र्क क्या होता है? डिल्यूजन्स आपकी फॉल्स बिलीव्स होते हैं, फॉर्म बिलीव्स होते हैं, जो कि आपको क्लियर एविडेंस होने के बावजूद भी आपने बनाए हुए होते हैं कि नहीं, ये बिलीफ है, जबकि उसका रियलिटी से जो है कोई ताल्लुक नहीं होता। जबकि हेलुसिनेशन जो है आपकी फॉल्स परसेप्शंस होती हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में परसेप्शंस बनाना जो कि एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है। इनकी नेचर की बात की जाए तो डिल्यूजन्स बिलीफ्स और थॉट्स को कहते हैं, जबकि हेलुसिनेशंस एक सेंसरी एक्सपीरियंस है आपका। जो डिल्यूजन्स हैं वो आती हैं आपकी अपनी थिंकिंग की वजह से, और जो हेलुसिनेशंस हैं वो आपके एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस से आते हैं। जैसे कि आपने कोई आवाज़ सुनी, कोई चीज़ देखी, किसी चीज़ को आपने टच किया, तो इस तरह की चीज़ों से ठीक हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पीपल आर स्पाइंग ऑन मी, लोगों ने मुझ पे नज़र रखी हुई है, ये आपने फॉल्स बिलीफ बनाया हुआ अपना एक, तो ये किस में आएगा? डिल्यूजन्स में आ जाएगा। आई हेयर वॉइसेस टॉकिंग टू मी, मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई शख्स मुझसे बात कर रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? हेलुसिनेशंस में आ जाएगा, आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। सेंसरी इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इसमें कोई भी परसीव्ड आपके सेंसेस इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। जबकि हेलुसिनेशन आपका होता ही सेंसेस के ऊपर बेस है, परसीव थ्रू दी सेंसेस, जैसे कि हियरिंग हो गई, स्मेलिंग हो गई, सीइंग हो गया। इनसाइट डिल्यूजन्स में आपको कोई इंसाइट नहीं होती आपकी डिल्यूजन्स के बारे में, आपको लगता है जो आपने चीज़ की है बस वो सही है, मतलब कि आपने जो परसीव बिलीव बनाया हुआ है आप कन्विंस होते हो कि वो 100% ट्रू है। जबकि हेलुसिनेशन में आपको इंसाइट हो भी सकती है कि मे बी जो मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं वो एक्चुअल में ना हो, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो एक्चुअल में ना हो, तो इसमें आपको इंसाइट हो सकती है हेलुसिनेशंस में, बट डिल्यूजन्स में ऐसा नहीं होता। कॉमन एसोसिएटेड कंडीशंस क्या हैं कॉमन इन डिल्यूजनल डिसऑर्डर, पैरानॉइड डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया? और जो हेलुसिनेशन की एसोसिएटेड कंडीशंस हैं वो हैं कॉमन इन स्किज़ोफ्रेनिया, सीवियर डिप्रेशन में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, सब्सटेंस यूज में और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में आ जाती हैं। तो इसके रिस्क फैक्टर और कॉजेज़ की बात करें तो इसके 3 रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सेकंड साइकोलॉजिकल फैक्टर और थर्ड एनवायरमेंटल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइकोटिक और मूड डिसऑर्डर की, अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री रही हो साइकोटिक या मूड डिसऑर्डर की तो वो एक रीज़न हो सकता है। न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस, डोपामीन डिसरेगुलेशन में प्ले अ रोल, कि अगर आपके अंदर डोपामीन की डिसरेगुलेशन हो गई है तो उसकी वजह से हो सकता है। ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग एबनॉर्मेलिटीज इन सर्टन ब्रेन रीजन, कि आपके किसी ब्रेन के हिस्से में कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। मेडिकल कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि ब्रेन इंजरी, इन्फेक्शन और हार्मोनल चेंज, तो ये रीज़न आ जाते हैं। अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ जाते हैं, जैसे कि सस्पिशियसनेस, शक करना, जेलसी, इनसिक्योरिटी, लो सेल्फ स्टीम। सेकंड हमारे पास आता है कॉग्निटिव स्टाइल्स, कि जंपिंग टू कंक्लूजन्स, मिस इंटरप्रेटिंग इवेंट्स, कि आप जंप कर जाते हो डायरेक्ट कंक्लूजन पे, इवेंट्स को मिस इंटरप्रेट करते हो। पास्ट ट्रॉमा, अगर आपका कोई पास्ट ट्रॉमा रहा हो रिलेटेड टू द इमोशनल एब्यूज, निगलेक्ट और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हाई स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस कैन ट्रिगर और वर्सन डिल्यूजनल बिलीव्स, कि अगर आपको स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, क्रोनिक स्ट्रेस है, तो ट्रिगर कर सकता है और वर्स भी कर सकता है डिल्यूजन्स को। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के सोशल आइसोलेशन, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, कि आपके पास सोशल सपोर्ट नहीं है, आपके पास मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स नहीं है, तो ये भी फैक्टर आ सकता है। कल्चर इन्फ्लुएंसेस, के कल्चरल बिलीव्स और नॉर्म्स में शेप डिलीजन थीम, के कल्चरल बिलीव जो हैं और नॉर्म्स जो हैं उन्होंने भी शेप करने में उनका भी बहुत रोल होता है। एडवर्स लाइफ इवेंट्स, लॉस ऑफ लव्ड वंस, आपने किसी को खो दिया, आपने अपनी जॉब को खो दिया, या आपकी लाइफ में कोई चेंज
आ गया है तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ जाता है। सब्सटेंस यूज़, आपने ड्रग्स ली जैसे कि कैनबिस, स्टिमुलेंट्स, तो वो भी इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है। These factors do not guarantee the development of delusional disorder, but they may increase the vulnerability। ये गारंटेड नहीं देते आपके डिल्यूजनल डिसऑर्डर की, लेकिन आपकी वल्नरेबिलिटी को ये इंक्रीज करते हैं, चांसेस इंक्रीज करते हैं आपके लिए। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट एंड कोर्स। अगर हम बात करते हैं इसकी अर्ली स्टेज की, इसकी ऑनसेट की, तो सबसे पहले हमें सस्पिशियस आइडियाज़ और डाउट्स बिगिन शुरू होता है। ठीक है, कि हमें एक ऐसे आइडियाज़ आने लगते हैं, शक्की आइडियाज़ आते हैं और हम लोगों को शक की निगाह से देखते हैं, डाउट्स करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं इवेंट्स को। आइडियाज़ और माइल्ड आइडियाज़ हैं वो भी कम होते हैं, इंटरमिटेंट होते हैं एंड नॉट फुली फॉर्म्ड, अभी पूरी तरह से वो फॉर्म नहीं हुए होते। फिर सेकंड, वो प्रोग्रेशन की तरफ जाते हैं, डिल्यूजन्स फॉर्म होती हैं। delusional beliefs become more fixed and well structured, वो more fixed बन जाते हैं और well structured बन जाते हैं। यहाँ पे आप मुकम्मल तौर पे कहते हो कि हाँ आपका belief बन चुका है। The person becomes increasingly convinced, कि आपने अपने false beliefs को लेके convince हो चुके होते हो। Functioning remains largely preserved, functioning जो है वो आपकी largely preserved रहती है। Establishment की तरफ जाता है थर्ड फेज, ये आपका क्रॉनिक फेज होता है। इसमें आपकी डिल्यूजन्स परसिस्ट फॉर मंथ्स और ईयर, आपकी डिल्यूजन्स मंथ्स तक, ईयर्स तक जो है वो आपकी परसिस्ट करती हैं। बिलीव्स रिमेन स्टेबल विदाउट मार्क्ड चेंज, किसी चेंज के अलावा आपके जो बिलीव चेंज नहीं आ रहा, लेकिन आपके जो बिलीव्स हैं वो अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। डेली लाइफ फंक्शनिंग इज मोस्टली मेंटेन्ड, आपकी जो फंक्शनिंग है अभी तक इफेक्ट नहीं हुई, वो वैसे की वैसे मेंटेन्ड है मोस्टली। स्टेबिलिटी आ जाता है, लॉन्ग टर्म कोर्स अगर आ रहा है आपका तो delusions में persist life long, course is usually stable, अगर कोर्स दिया जा रहा है तो वो यूजली स्टेबल होता है लेकिन इतना प्रोग्रेसिव नहीं होता, क्योंकि इसमें रिलैप्स जो है आते रहते हैं। अगर आपको स्ट्रेस आ गया है तो आपके रिलैप्स आ सकते हैं। आउटकम विद सपोर्ट, अगर आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, विद इनसाइट ओरिएंटेड थेरेपी, अगर आपको इनसाइट दी जा रही है, सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है और आपके डिस्ट्रेस को रिड्यूस किया जा रहा है, तो पर्सन जो है वो लीड टू अ मीनिंगफुल एंड इंडिपेंडेंट लाइफ। तो अगर हमें एक टाइमली सपोर्ट मिले और लेस स्ट्रेस इन्वायरमेंट मिले तो हमारा क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो सकता है और हम अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी जो है वो ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है असेसमेंट टूल्स। असेसमेंट टूल जो होते हैं इसमें वो हमारी असेसमेंट मल्टीफेसिटेड होती है, लाइक इसमें क्लिनिकल इंटरव्यूज़ इंक्लूड होते हैं, हमारी साइकोमेट्रिक स्केल्स इंक्लूड होते हैं और रूल आउट करते हैं दूसरे मेंटल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को कि कोई और मेंटल या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस तो नहीं आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लिनिकल इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ बेस्ड ऑन दी DSM-5 TR के ऊपर कि आपका क्या जो नेचर है, वो जो ड्यूरेशन है, इम्पैक्ट है, इंसाइट है, ये सब मैट कर रही है या नहीं कर रही, लाइक आपकी इंसाइट है क्लाइंट में या नहीं है, इम्पैक्ट क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, उसकी ड्यूरेशन क्या है सिम्टम्स की। तो ये सारी चीज़ें हम क्लिनिकल इंटरव्यू में देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है SCID-5 स्ट्रक्चरल क्लिनिकल इंटरव्यू फॉर DSM-5 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इससे हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है PDI-21 पीटर्स डिल्यूजनल इन्वेंट्री। इससे हम मेजर कर सकते हैं डिल्यूशंस की सिवियरिटी को और उसकी कन्वेंशंस को। पेन्स लगा लेंगे जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के लिए यूज़ होता है। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंड्रोम स्केल असेस पॉजिटिव सिम्टम्स इंक्लूडिंग डिल्यूशंस। इसमें हम पॉजिटिव सिम्टम्स को देखेंगे डिल्यूशंस के जो आ रहे हैं। MMSE मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन होती है कि आपका मेंटल स्टेट कैसी है एट अ टाइम, वो हम देख लेते हैं। स्क्रीन्स फॉर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के कोई आपकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट तो नहीं आ रही। रूल आउट टूल्स जो है आते हैं वो हमारे पास आते हैं। मेडिकल इवेल्युएशन, लैब्स, न्यूरोइमेजिंग अगर ज़रूरत है तो टू रूल आउट मेडिकल न्यूरोलॉजिकल सब्सटेंसेस इंक्लूडेड कंडीशंस। कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं बता सकता कि डिल्यूशनल डिसऑर्डर है या नहीं है। ये हमारी एक कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट होती है। हम इंटरव्यू लेते हैं, टेस्टिंग लगाते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें, बिलीव्स को असेस कर सकें कि उसका कितना % इम्पैक्ट आया है, दूसरी कंडीशंस को रूल आउट कर सकें कि कोई न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल कंडीशंस तो नहीं है, ताकि हम एक इफ़ेक्टिव प्लान की तरफ जा सकें।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर। तो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो फोकस करता है कि हमारे जो डिल्यूजनल बिलीव्स हैं वो कम हो जाएं, हमारी जो लाइफ फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो जाए और हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी अच्छा हो जाए, ठीक है। तो इसमें हमारी मेडिकेशन आ जाती है। मेडिकेशन क्यों आ जाती है? क्योंकि ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, जो डिल्यूजन डिसऑर्डर है ये हमारा लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर होता है। तो इसमें साइको जो है मेडिकेशन ज़रूरी होती हैं, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस, लेकिन वो हम नहीं देते होते, वो अगेन साइकेट्रिस्ट देगा। साइकेट्रिस्ट अगर सजेस्ट करेगा तो वो उसकी सजेशन पे मेडिकेशन दी जाएंगी, साइकोलॉजिस्ट कभी भी मेडिकेशन जो है वो नहीं देगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइकोथेरेपी, जिसमें हम CBT अप्लाई करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हेल्प्स चैलेंज एंड रीफ्रेम फिक्स, जो आपने फॉल्स बिलीव्स बनाए हुए हैं उसको चैलेंज करने में, उसको रीफ्रेम करने में हेल्प करता है। और न्यू कोपिंग स्ट्रेटजीज़ कि आप इन सिचुएशंस को कैसे कोप कर सकते हो, जब आपका फॉल्स बिलीव आ रहा हो तो उस चीज़ से कैसे आप डील कर सकते हो, तो ये सब कुछ आप उसको CBT में बताते हो। थर्ड आपकी आ जाती है साइको एजुकेशन एंड फैमिली सपोर्ट। एजुकेटिंग द इंडिविजुअल एंड फैमिली, कि अगर आप इंडिविजुअल को उसकी चीज़ कंडीशंस के बारे में एजुकेट करते हो, उसकी फैमिली को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हो, तो इससे आपकी जो है रिड्यूस एक्सप्रेस इमोशंस एंड रिलैप्स लिस्ट, तो इससे आपकी कंडीशन में बेहतरी आ सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल सपोर्ट, कि आप उसे स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक सिखाओगे, जैसे कि स्ट्रेस रिडक्शन, रेगुलर रूटीन, स्लीप पैटर्न्स, एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस। ये चीज़ें जो है सपोर्ट करती हैं आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को। थेराप्यूटिक अलायंस आ जाएगा, ट्रस्ट एंड नॉन जजमेंटल रिलेशनशिप विद थेरेपिस्ट इंकरेज, अगेन कि आपका क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप है वो नॉन जजमेंटल होना चाहिए और ट्रस्टफुल होना चाहिए। आपकी रेपो बिल्ड होगी आपके क्लाइंट के साथ, तो आप बेहतरी की तरफ ईजीली जा सकते हैं। DSM-5 TR स्पेसिफायर्स आ जाते हैं हमारे पास। स्पेसिफायर क्या होती है? ये हमारे पास एडिशनल क्लिनिकल इंफॉर्मेशन आ जाती है अबाउट द प्रेजेंटेशन कोर्स एंड एसोसिएटेड फीचर, जो हमारे पास आ रहे थे उसको लेके एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है और स्पेसिफाई हम कर देते हैं चीज़ को, जैसे कि कोर्स स्पेसिफायर, सिंगल एपिसोड था या रिकरेंट आ रहे हैं, स्वेटी लेवल कौन सा था आपका, माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर है, इनसाइट कितनी है, विद गुड और फेयर इनसाइट है या फिर पुअर इनसाइट है, फंक्शनल स्टेटस क्या आ रहा है आपका, विद लिटिल और नो इम्पेयरमेंट आ रहा है या फिर विद सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास रिमिशन स्टेटस क्या है, पार्शियल रिमिशन है, फुल रिमिशन है। एडिशनल स्पेसिफायर में कि विद एटिपिकल फीचर्स है या फिर विद कैटाटोनिक स्पेसिफायर्स है। तो ये मैटर क्यों करते हैं स्पेसिफायर? ताकि ये क्लिनिशियन को एक उसकी इंडिविजुअल की कंडीशन को समझने में आसानी पैदा कर सकें एक्यूरेटली, और उसका जो प्लान है, ट्रीटमेंट प्लान, उसको गाइड कर सकें, और उसको उसके अंदर कोई चेंज लाना है या नहीं लाना है उसको भी मॉनिटर करते रहें। तो अब हम एक केस स्टडी देख लेते हैं ताकि हमें ये डिसऑर्डर बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। इधर हमने क्लाइंट की प्रोफाइल ली है, मिस्टर ए, एज उसकी 34 ईयर्स ओल्ड है, ऑक्यूपेशन उसकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मैरिटल स्टेटस उसका मैरिड है, रेफर्ड बाय फैमिली ड्यू टू परसिस्टेंट सस्पिशियसनेस और डिस्ट्रेस, कि वो हर वक्त जब फैमिली उसको लेकर आई थी कि हर वक्त जो है शक्की रहता है और डिस्ट्रेस रहता है, ठीक है। प्रेजेंटिंग कंसर्न्स क्या थे? मिस्टर ए believes that his colleagues at work and conspiring against him, के उसके जो कोलीग्स हैं वर्क पे उसके खिलाफ कोई ना कोई एजेंडा या कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं, ट्राइंग टू ruin his reputation and get him fired, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उसकी रेपुटेशन को किसी तरह से ख़राब करें और उसको कंपनी से फायर करवा दें, ठीक हो गया। ड्यूरेशन क्या थी? 2 साल से आ रहा है, इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट, इससे उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट, डिस्ट्रेस आ रही है, स्लीप प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट आ रहा है एंड डिक्लाइन इन वर्क परफॉर्मेंस आ रही है। उसकी हिस्ट्री क्या थी? सिम्टम स्टार्टेड ग्रेजुअली अबाउट 2 years, के 2 साल पहले उसके सिम्टम स्टार्ट किए हुए। लीव डैट कोलीग्स टॉक बिहाइंड हिज बैक, के जो उसके कोलीग्स हैं उसकी पीठ पीछे बात करते हैं। इंटरप्रेट न्यूट्रल इवेंट्स एज पर्सनल अटैक्स, के जो न्यूट्रल इवेंट्स जो होते थे उसको वो पर्सनल अटैक्स की तरह लेता था। नो हिस्ट्री ऑफ हेलुसिनेशन, कोई हिस्ट्री हेलुसिनेशन की हिस्ट्री नहीं थी। मेनिया की, सब्सटेंस यूज़ की, मेडिकल हिस्ट्री भी उसकी अनरिमार्केबल थी, कोई हिस्ट्री नहीं थी। तो मेंटल जब स्टेट एग्जामिनेशन की तो उसकी अपीयरेंस जो थी वो नीट एंड वेल ग्रूम्ड था, बिहेवियर उसका गार्डेड था बट कोऑपरेटिव था, मूड उसका आई फील टेंस एंड एंशियस और अराउंड देम इस तरह का था।
अफेक्ट कंस्ट्रक्टेड थॉट्स, उसकी सिस्टमेट्रिक डिल्यूजन्स ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड एट वर्क, ये थी उसकी थॉट्स जो कि हमने ऊपर डिस्कस की। परसेप्शंस, उसको कोई हेलुसिनेशंस नहीं थी। इनसाइट उसकी पुअर थी और जजमेंट इम्पेयर हुई थी उसकी। असेसमेंट हमने किससे की, इसकी क्लिनिकल इंटरव्यू किया, PDI 21 लगाया, डिल्यूजन्स इन्वेंटरी जो है रूल आउट किया, स्किज़ोफ्रेनिया मूड डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर, सब्सटेंस इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर, ये आ गया हमारे पास। तो ये सब कुछ करने के बाद हमें क्या डायग्नोसिस मिला, डिल्यूशनल डिसऑर्डर परसिक्यूटरी टाइप की आ रही थी, जिसमें आप शक करते हो और सस्पिशियस होते हो, ठीक है। तो इसके लिए हमने मैनेजमेंट प्लान जो है, ट्रीटमेंट गोल क्या था हमारा कि आपने रिड्यूस करना है इंटेंसिटी ऑफ डिल्यूजन्स को, इम्प्रूव करनी है कोपिंग एंड फंक्शनिंग, उसकी इंसाइट लानी है अच्छी, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो आपने अच्छा करना है। तो इसके लिए हमने मैनेजमेंट प्लान क्या बनाया, उसका साइको एजुकेशन प्रोवाइड की, थेराप्यूटिक अलायंस जो है वो बनाए, उसके साथ एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, जैसे कि मेडिकेशन का नाम रिस्पेरिडोन, इस तरह की विद द हेल्प ऑफ साइकेट्रिस्ट। तो नेक्स्ट हमारी जो थेरेपी थी, CBT लगाई डिस्ट्रेस के लिए एंड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्टिंग, रेगुलर फॉलोअप्स एंड रिलैप्स प्रिवेंशन। आफ्टर दी 6 मंथ जो उसका आउटकम आया, उसकी जो प्री ऑक्यूपेशन थी, रिड्यूस प्री ऑक्यूपेशन विद डिल्यूजनल बिलीव्स, कि आपकी जो डिल्यूजनल बिलीव्स के साथ प्री ऑक्यूपेशन थी वो कम हुई, इम्प्रूव वर्क परफॉर्मेंस, उसकी वर्क परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई, उसके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हुए, उसकी स्लीप एंड स्लीप पैटर्न्स अच्छे हुए, उसकी एंजाइटी रिड्यूस हुई, पार्शियल इम्प्रूवमेंट इन इंसाइट, उसको इंसाइट देने में भी पार्शियल इम्प्रूवमेंट आई। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या आ जाते हैं कि जो क्लिनिशियन को हेल्प आउट करते हैं ताकि वो रूल आउट कर सकें अदर मेंटल डिसऑर्डर को जो कि सिमिलर सिम्टम्स इस जैसे रखते हैं, ठीक है, बट हैव डिफरेंट अंडरलाइन कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। सिमिलर सिम्टम्स रखते हैं बट उनका जो क्राइटेरिया, कॉजेज और ट्रीटमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो वो कौन कौन से डिफरेंशियल डायग्नोसिस साथ में आ सकते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर, सब्सटेंस मेडिकेशन, अदर डिल्यूशनल, इनकी कंडीशंस, की फीचर्स, ड्यूरेशंस, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। नेक्स्ट हमने एट द एंड पे इसका एक क्विक रिवीजन चार्ट दे दिया है कि हमने इसकी टाइप की थी। नेक्स्ट हमने इसके की फीचर्स देखे थे, इसकी टाइप्स देखी हमने, रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज देखी, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखा, डेवलपमेंट एंड कोर्सेज देखे, असेसमेंट टूल्स देखे, ट्रीटमेंट स्पेसिफायर्स, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, केस स्टडी, और इसके सारे की पॉइंट्स जो हमने रिमेंबर करने हैं वो सारी चीज़ें हमने कवर की इस लेक्चर। एट द एंड अगर हम कंक्लूड करें तो डिल्यूशनल डिसऑर्डर एक ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि आपको वन और मोर नॉन बिजार डिल्यूशंस हो रही होती हैं लास्टिंग मोर देन 1 मंथ किसी और साइकोटिक सिम्टम्स के अलावा, ठीक है। परसिक्यूटरी टाइप जो होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट, कि आपको कोई आपके खिलाफ कोई एजेंडा क्रिएट कर रहा है, आपको कोई हार्म करना चाहता है, आपको कोई फॉलो कर रहा है, आपको कोई चीट कर रहा है, ठीक है। तो अभी अगर आपको अच्छी असेसमेंट आप कर लेते हो, एक्यूरेट असेसमेंट कर लेते हो, डिफरेंशियल डायग्नोसिस को आप देख लेते हो ताकि आप रूल आउट कर सको कि कोई और मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं आ रहा, तो इसकी इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आप एक अफेक्टिव ट्रीटमेंट लगाते हो। जब आप एक अफेक्टिव ट्रीटमेंट लगाते हो, एक थेराप्यूटिक अलायंस प्रोवाइड करते हो, फैमिली सपोर्ट देते हो, साइको एजुकेशन देते हो, तो उसकी आप अर्ली इंटरवेंशन की तरफ जा सकते हो। उससे आप क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव कर सकते हो और उसका जो क्लाइंट का डिस्ट्रेस है वो डिक्रीज कर सकते हो। क्योंकि देखा जाए तो बिहाइंड द एवरी डिल्यूजन, हर डिल्यूजन के पीछे एक इंसान होता है जिसको अंडरस्टैंडिंग की, रिस्पेक्ट की और इफेक्टिव केयर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ट्रीटमेंट के साथ, एम्पैथी के साथ, सपोर्ट के साथ एक अच्छी प्रोग्रेस आ सकती है क्लाइंट में। तो बस यही था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर साइकोलॉजिकल लेक्चर एंड मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के डिसऑर्डर्स को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।